नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, न्यू विजन स्कूल ऑनलाइन क्लास में आप सर्वेनु हार्दिक स्वागत है। धोरण 8 विषय हिंदी प्रकरण 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। આજે આપણે કર્મયોગી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી વિશેનો હવે પછીનો અભ્યાસ કરવાનો છે। देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी भिन्न भिन्न पदों पर रहे। उत्तर प्रदेश में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया। बाद में पंडित नेहरू के अनुरोध पर वे केंद्र में आ गई। केंद्र में उन्होंने रेल और परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री पद संभाला। इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपनी जिस प्रशासकीय दक्षता का प्रमाण दिया वह हमारे देश के लिए एक उदाहरण है। अपने मंत्रालयों के कार्यों में उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यवहारिक तथा सभी प्रकार की औपचारिकताओं से पर होता था। वे अपने को कभी भी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। उनकी बड़ी सीधी सी धारणा थी कि वे जनता के शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक हैं। ऐसी भावना से कार्य करने के कारण उन्होंने अपने मंत्रालय में तो लोकप्रियता मिली ही साथ सारे देश में भी लोकप्रियता मिली। इसी लोकप्रियता का परिणाम था कि पंडित नेहरू के निधन के बाद देश ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया। देश के इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए केवल 19 महीने के छाटे से समय में उन्होंने जितनी सफलता और लोकप्रियता प्राप्त की वह एक उदाहरण है। शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था। उसमें किसी प्रकार का धुंधलापन या भटकाव नहीं था। वे हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर रहे और इन पदों पर रहते हुए स्वाभाविक रूप से वे अधिकार संपन्न भी थे, लेकिन उन्होंने हमेशा आत्मस्वयं से काम लिया तथा अधिकारों से अधिक कर्तव्यों को तरजीह दी। शायद इसलिए शास्त्री जी इतने अधिक लोकप्रिय भी हो सके। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से दीक्षांत समारोह में 19 दिसंबर 1964 को छात्रों को संबोधित करते हुए कुछ इसी तरह के विचार व्यक्त किए थे। आपके भविष्य की मंजिल चाहे जो कुछ भी हो, आप में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि आप सबसे पहले देश के नागरिक हैं। क्या आप सबसे पहले देश के नागरिक हैं? यह आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देता है, लेकिन इससे कुछ कर्तव्यों का भी बोझ आता है जिसे समझना चाहिए। हमारा देश प्रजातांत्रिक है जो निजी स्वतंत्रता देता है, लेकिन परंतु इस स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के हित से स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों की तरह होना चाहिए। अधिकार, कर्तव्यों और आत्मस्वयं के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी, जिसे आज याद रखने की जरूरत है। अभ्यास कि प्रश्न 1 के कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। कि जे आपणे पाठ में अभ्यास कर्यो छे विद्यार्थी मित्रों, एमांथी आपणे
शास्त्री जी को निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उचित है। तो एमनो આપણે જે આશય છે, ભેદ છે એ સ્પષ્ટ કરવાનો છે। प्रश्न 4 कि निम्नलिखित परिच्छेद का शुद्ध रूप से अनुलेखन कीजिए। कोलकाता में हमारा घर एक शांत जगह पर है। हमारे बगीचे की दीवार के उस तरफ एक सकड़ी सड़क है। यह सकड़ी सड़क वन प्रांत पर जाकर खत्म होती है। इस सड़क के दोनों और मकान है और अधिक यातायात न होने से यह बहुत ही शांत रहती है। सारे दिन इसके आसपास गिलहरियाँ एक दूसरे का पीछा करती है। हमारे आसपास के पेड़ों पर अनेक प्रकार के पक्षी दिखाई पड़ते हैं। सारा दिन हवा में पक्षियों का संगीत तैरता रहता है। स्वाध्याय एवं प्रश्न 2 परिच्छेद में रेखांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश में ढूंढकर उन्हें शब्दकोश के क्रम में लिखिए। के विद्यार्थी जीवन को मानव जीवन की रीत तेमना अर्थ तो मेरुदंड, अमिट तो अटल, आधारशिला तो नींव, खाद तो जमीन का उपयाजन उत्पन्न बढ़ाने वाला पदार्थ, पल्वित तो विकसित अथवा झील में पलव लगे हो, सौरभ तो सुगंध, सभ्य तो शिष्ट, कि विद्यार्थी जीवन को मानव जीवन की रीढ़ की એટલે કે मेरुदंड हड्डी कहे तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। विद्यार्थी काल में मानव में जो संस्कार पड़ जाते हैं जीवन पर वही संस्कार अमिट એટલે કે अटल रहते हैं। इसलिए यही काल आधारशिला तो नींव कहा गया है। यदि यह नींव दृढ़ बन जाती है जो जीवन सुदृढ़ और सुखी बन जाता है। यदि इस काल में बालक कष्ट सहन कर लेता है तो उसे ज्ञान मिलता है, उसका मानसिक विकास होता है। जिस वृक्ष को प्रारंभ से सुंदर सिंचन और खाद એટલે કે जमीन का उपयोजन उत्पन्न बढ़ाने वाला पदार्थ, वह पुष्पित एवं पल्वित એટલે કે विकसित जिसमें पल्लव लगे हो होकर संसार को सौरभ એટલે કે सुगंध देने लगता है। इस प्रकार विद्यार्थी काल में जो बालक श्रम, अनुशासन, स्वयं एवं नियमन के सांचे में ढल जाता है वह आदर्श विद्यार्थी बनकर सभ्य એટલે કે शिष्ट नागरिक बन जाता है। प्रश्न 4 एक था शेर उसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। जंगल के प्राणियों ने उनको सबको सिखाने की बात सोची। छोटी चींटी बोली मैं शेर का घमंड उतार दूंगी। तो कहानी एक था शेर उसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। जंगल में प्राणियों ने उसे सबक सिखाने की बात सोची। छोटी चींटी बोली मैं शेर का घमंड उतार दूंगी। चींटी अपने बिल में गई और वहाँ से बहुत सी चींटियों को ले आए। शेर जहाँ सो रहा था वहाँ जाकर सभी चींटियाँ शेर के सिर पर चढ़ गई। वे उसके पेट, पीठ और टांगों में बुरी तरह काटने लगी। शेर उन्हें अपने पंजों से मारने की कोशिश करता था तब वे उसके बालों में छिप जाती थी। थोड़े ही समय में शेर आकुल व्याकुल हो गया। उस चींटी ने उससे कहा वनराज इन चींटियों से परेशान होना आपको शोभा नहीं देता। आपको तो अपनी ताकत पर बहुत घमंड है न। शेर ने कहा चींटी बहन मैंने तुमसे हार मान ली। अब मैं कभी अपनी ताकत पर घमंड नहीं करूँगा। मैं शेर हूँ तो तुमने सवा शेर बनकर दिखा दिया। जंगल के प्राणियों ने
खुश होकर चींटी का विजय जुलूस निकाला। भाषा सज्जता कि हम इससे पहले अवयव के बारे में समझ चुके हैं, अब इनके भेद के बारे में समझेंगे। निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। तो भावेश कम बोलता है। साहिल झट तैयार हो गया। सानिया प्रतिदिन कार्यालय जाती है। वंदना भीतर बैठी थी। निर्देशित वाक्यों में रेखांकित शब्द अपने साथ आए क्रियापदों की विशेषता प्रकट कर रहे हैं। कम शब्द क्रिया का परिणाम એટલે કે मात्रा, झट शब्द क्रिया की रीति, प्रतिदिन शब्द क्रिया के काल और भीतर शब्द क्रिया के साथ स्थान संबंधित विशेषता बताते हैं, अर्थात वे क्रिया विशेषण अवयव है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण का अवयव कहते हैं, जैसे आजकल, कल, साथ, ऊपर, नीचे, खूब, कम, अधिक, वे क्रिया विशेषण अवयव है। निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। राम के साथ लक्ष्मण भी वन में गए। के साथ बगीचे के चारों ओर दीवार बनी हुई है। हमारे घर के आगे मस्जिद है। मनीषा मानसी से मधुर गाती है। आज साजिद की जगह वाजिद खेलेगा। निर्देशित वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दें तो स्पष्ट हो जाता है कि यह सभी किसी न किसी संज्ञा के बाद प्रयुक्त हुए हैं। ये वाक्य में आए अन्य संज्ञा शब्दों से संबंध का बोध करा रहे हैं, जैसे के साथ राम और लक्ष्मण का, के चारों ओर बगीचों और दीवार का, के आगे घर और मस्जिद का, से मधुर मनीषा और मानसी का, की जगह साजिद और वाजिद को। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त किए जाते हैं तथा अन्य संज्ञा सर्वनाम का या अन्य शब्दों के साथ संबंध का बोध कराते हैं, वे संबंधक अवयव है। निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। न्यूरोदीन संजय और नीलेश गांधीनगर गए। रमेश ने परिश्रम किया इसलिए प्रथम आया। यद्यपि वह निर्धन है तथापि उदार है। उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द दो वाक्यों या दो वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं, और, इसलिए, तथापि, दो वाक्यों, वाक्यांशों अथवा शब्दों को परस्पर मिलाने वाला शब्दों को समयुज बोधक अवयव कहा जाता है, जैसे और, तथा, किंतु, अथवा, इसलिए आदि એટલે કે वगैरह। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। अरे क्या बात करते हो? अरे हाय, ये क्या हो गया? वाह कितना सुंदर बालक। ठहर, आगे मत बढ़ो। बाप रे, इतना लंबा श्राप। उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द शोक, विस्मय, हर्ष, क्रोध, भय आदि मन के भावों को प्रकट करते हैं। जो शब्द विस्मय એટલે કે आश्चर्य, हर्ष, प्रशंसा, घृणा, शोक, भय आदि भाषा को प्रकट करते हैं के लिए हमारे मुख से स्वतः निकल पड़ते हैं, वो विस्मय दिबोधक अवयव कहे जाते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से अवयव ढूंढिए। तो आज मैंने बहुत कम खाना खाया, तो तेमा अवयव आवशे आज। अंजलि सोनल के आगे बैठी है, तो आगे। मीनाक्षी और साल्वी गाँव जा रही है, और। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे। आपने जो अवयव छाटे हैं उसका प्रयोग करके अन्य वाक्यों बनाइए। योग्यता विस्तार। तो मेरा प्रिय नेता विषय पर निबंध लिखिए। तो तमे विद्यार्थी मित्रों एक वखत वाँची जाजो
અને તૈયારી કરી લેજો। महापुरुष और उनके नारों सूची बनाइए। तो गांधी जी करेंगे या मरेंगे। कि महापुरुष कौन है? तो कि गांधी जी। सूत्र तो कि करेंगे या मरेंगे। सुभाष चंद्र बोस तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान। लोकमान्य तिलक स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। जवाहरलाल नेहरू आराम हराम है। निम्नलिखित कोष्टक में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के 10 अमर क्रांतिकारियों के नाम छिपे हैं। यदि आप अपनी बुद्धि से रिक्त स्थानों में सही अक्षर भर सके तो वे नाम स्पष्ट हो जाएंगे। जरा उठाइए अपनी कलम और इस्तेमाल कीजिए अपनी बुद्धि का। तो आपने कोष्टक आपवामां आवेलुं छे तेमां क्रांतिकारीना नाम जोड़ायेला छे। अजीत सिंह अहीं आवशे अ अजीत सिंह। सावर अहीं आवशे र सावरकर। राम प्रसाद बिस्मिल। चंद्रशेखर आजाद। भगत सिंह। अमीर चंद। यशपाल। सचिंद्र सान्याल। बटुकेश्वर द फरीथी नहीं वो द के बटुकेश्वर दत्त। मंगल पांडे के मंगल पांडे। आज होमवर्क में प्रकरण 2 कच्छ की शेर हरेश तोलकिया आइडल में पेज नंबर 8 ऊपर 9 और पेज नंबर 9 ऊपर प्रश्न 1, 2, 3 होमवर्क में लखवानुं। अस्तु। जय हिंद, जय भारत।